हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कम्युनिकेशन का टॉपिक। ठीक है, तो देखते हैं कम्युनिकेशन का क्वेश्चन, और ये हमारा 11 क्वेश्चन है। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है? सोर्स क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन इन विल। सोर्स क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब होता है? विश्वसनीयता। जहां पर विश्वास है, जहां पर ट्रस्ट है, यानी कि कह सकते हैं कि जहां पर ट्रस्ट है, क्लैरिटी है। ठीक है, तो जो सोर्स है कम्युनिकेशन में, जो भी सोर्स होगा उसकी क्रेडिबिलिटी कहां से पता चलेगी? तो ऑप्शन में दिया हुआ है गेट कीपिंग, मैसेज एक्सेप्टेंस, सिमेंटिक जगरली और कंट्रोल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको अच्छे से समझते हैं पहले कि गेट कीपिंग क्या है। गेट कीपिंग, गेट क्या होता है? आपके घर में गेट होता है। गेट किस लिए लगा होता है? कि कोई भी चीज जो आपकी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकती, वो गेट है। तो गेट कीपिंग भी एक कम्युनिकेशन में इसी तरीके का होता है, जहां पर नॉइज कह लें या जैसे जो फिल्टर कर दे चीजों को, उसे गेट कीपिंग कहते हैं। तो गेट कीपिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन को जहां पर फिल्टर किया जाता है फॉर डिसेमिनेशन वेदर द पब्लिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट और सम अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। गेट कीपिंग होती है जैसे कि अगर कोई भी लेट्स सपोज है कि कोई वीडियो ही यूट्यूब पे अगर अपलोड करना है, तो वहां पर एक प्रोसेस होता है बीच में कि जब वो चेक करते हैं कि कोई कुछ इम्प्रॉपर चीज तो नहीं है। अगर कोई कमेंट भी करता है तो कमेंट भी डायरेक्ट नहीं शो होते हैं, उसमें एक चेक का प्रोसीजर होता है, मतलब कि कोई इम्प्रॉपर वर्ड्स तो नहीं यूज कर रहा, इम्प्रॉपर चीजें तो नहीं आ रही है, वहां पर वो फिल्टर कर देता है। तो फिल्टर इसीलिए कि जो नॉइस है या जो इम्प्रॉपर चीजें हैं उनको हटा दिया जाए। तो गेट कीपिंग, जैसे अगर यहाँ से इतने सारे मैसेज निकले तो यहाँ पर क्या है, ये गेट लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके थ्रू देखिए N1, N2, N3, N4 इतने सारे मैसेज निकले, बट यहाँ पर पहुंचा कितना? सिर्फ N2 और N3। तो गेट कीपिंग क्या हो गया? जो चीजों को फिल्टर कर दे। ठीक है, जहां पर जो जो नॉइस है या जो इम्प्रॉपर वर्ड्स हैं, जिनका कोई मतलब वैल्यूएबल चीज नहीं है, जो जो खराब है, जो मैसेज को गलत इंटरप्रिटेशन में ले जा सकते हैं, तो उन चीजों को फिल्टर कर देना, वो होता है गेट कीपिंग। ठीक है, और एक टर्म था यहाँ पे सिमेंटिक जगरलीज। तो सिमेंटिक जगरली का क्या मतलब है? द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ जगलर। जगलर वो जो ऐसे नहीं होते कि कई सारे बॉल्स को ऐसे 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 घुमाते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक तरीका की उनकी वो ट्रिक होती है। ठीक है, वो मैनिपुलेशन एक तरीके से करते हैं। तो आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि सिमेंटिक जगरली का क्या मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि सोर्स क्रेडिबिलिटी क्या होती है, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा था कि जो सोर्स है उसकी विश्वसनीयता कैसे पता चलेगी। तो जो सोर्स क्रेडिबिलिटी है वो एक टर्म है दैट कॉमनली यूज इन प्रॉपर कम्युनिकेटर्स पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक दैट अफेक्ट द रिसीवर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द मैसेज। मतलब कि सोर्स क्रेडिबिलिटी क्या होगी? जो सोर्स है, जो भी वो बात कह रहा है, वो कितना विश्वसनीय है, मतलब उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि जो सुनने वाला है उस बात का, जो रिसीवर है, उस बात को कितने ढंग से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो रिसीवर के एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है सोर्स की क्रेडिबिलिटी। ठीक है, सोर्स क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन, इसका एग्जाम्पल है मटीरियल पब्लिश। जैसे कि अगर मैं सोर्स क्रेडिबिलिटी की बात करूं, तो अगर कोई भी चीज अगर आपको पढ़ाई जा रही है, तो वो जो डेटा जो पढ़ाया जा रहा है वो कौन से सोर्स से लिया गया। अगर मैं कोई डेटा यहाँ पर शो कर रही हूँ, स्टैटिस्टिकल डेटा है या कुछ भी, तो फिर मैं कौन से सोर्स से डेटा लेकर के आती हूँ? क्या वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है? क्या वो जो बुक है ऑथेंटिक बुक है? ठीक है, तो वही मैं कहती हूँ ना कि जब आप प्रिपरेशन करें, तो जब भी आप पढ़ें तो किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ें। बुक तो आपको किसी भी चीज की बहुत ढेरों मिल जाएगी मार्केट में, लेकिन वो बुक ऑथेंटिक है या फिर नहीं, मतलब उस सोर्स की क्रेडिबिलिटी है या फिर नहीं, ये जरूरी है। तो
यहाँ पे यही बात है कि एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह हो गई कि आप कौन से वेबसाइट से उठाते हैं, गवर्नमेंट का डेटा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वो बात डिपेंड करती है सोर्स की क्रेडिबिलिटी कि वो कितना विश्वसनीय है, जो डेटा है वो कितना विश्वसनीय है, और वो डिपेंड करेगा जो रिसीवर है वो कितने अच्छे से उस मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि सोर्स क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन ये कैसे पता चलती है, गेट कीपिंग के थ्रू, मैसेज एक्सेप्टेंस के थ्रू, सिमेंटिक जगली और कंट्रोल फ्रेम रेफरेंस। तो गेट कीपिंग तो अलग चीज हो गई जहां पर बातों को फिल्टर कर दिया जाता है। ठीक है, मैसेज एक्सेप्टेंस के थ्रू जो है सोर्स की क्रेडिबिलिटी को बता सकते हैं कि जो भी सोर्स है, जैसे आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट से डेटा उठाया तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना एज इट इज कि हाँ वहां पर ये बात लिखी हुई है और ये सही है, इसको इसी तरह समझना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि आपने उस मैसेज को, उस डेटा को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। तो रिसीवर के एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे मैसेज एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है, बट अगर इसका एक्यूरेट आंसर होना चाहिए तो रिसीवर जो है उस मैसेज को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो वो बताएगा सोर्स क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर गेट कीपिंग समझ में आ गया और सिमेंटिक जगलरी समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कंट्रोल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कंट्रोल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यहाँ पे वही बात हो गई कि जब चीजों को कंट्रोल कर दिया जाए, जहां पर फिल्टर लगा दिया जाए, जहां पर एनवायरनमेंट जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो जो कंट्रोल्ड है, जहां पर यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है, जनरलाइजेशन नहीं है, वो जो है ऑथेंटिसिटी वहां पर कम है। ठीक है, जहां पर जनरलाइजेशन है वहां पर ऑथेंटिसिटी है। ठीक है, तो ये चीज भी नहीं होगी। तो आंसर आपका यहाँ पे सेकंड वाला होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द वार्मथ ऑफ द कम्युनिकेशन। वार्मथ ऑफ द कम्युनिकेशन, वार्मथ से क्या समझ में आता है, जैसे कि अगर आप देखें तो बच्चा, अगर छोटा बच्चा है तो वो भी अपनी मम्मी की जो गोद में सबसे ज्यादा कंफर्ट फील करता है, उसको अपना वार्मथ एरिया मिलता है। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं ना कि जहां पर फीलिंग्स है, ठीक है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है और इस तरह की चीजें हैं, तो वो वार्मथ को बताता है। अब वार्मथ इन द कम्युनिकेशन वो किस तरह से होगा, तो वो यहाँ पे समझिए कि अगर आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो तो आप वो अगर आई टू आई कांटेक्ट करके चीज़ों को मतलब बताता है, समझाता है, या अपनी फीलिंग्स को बताता है, या टच करके बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो क्या शो कर रहा है कि मतलब वो कंफर्ट फील कर रहा है, एक वार्म, अपना वार्म शो कर रहा है। ठीक है, तो शोइंग द वार्म टू अदर मीन्स कन्वीइंग यू लाइक टू बी विद देम। मतलब आप हर किसी से अपनी बात नहीं कहते होंगे ना, कुछ स्पेसिफिक 2-4 लोग होंगे, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कजन्स भी हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर भी हो सकते हैं, जिनसे आप अपनी बात बहुत अच्छे से कह पाते होंगे। ठीक है, और आप जब कहते हैं तो आई कांटेक्ट के थ्रू भी कह सकते हो, उनके पास, उनके ज्यादा क्लोज आकर के आप अपनी बातों को कहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 10 फुट की दूरी से बात कर रहे हूं, ऐसा तो नहीं करते ना, पास बैठ के आराम से अच्छे से बात करते हैं, तो वो वार्मथ को फील कर सकते हैं। तो इट सीम्स दैट वार्मथ इज वे ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट हो सकता है, लव हो सकता है, अफेक्शन हो सकता है, वो सारी ही चीजें आपकी वार्मथ में आएंगी। तो आप ये कैसे शो कर सकते हैं अपने वार्मथ को, थ्रू नेचुरल आई कांटेक्ट के थ्रू, काइनेटिक्स के थ्रू, काइनेटिक्स मतलब जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू शो कर सकते हैं, इनोसेंट स्माइल के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, टच और हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब वही टच वगैरह हो गया, छू के बताना। तो ये तरीका है, ये सारे सिग्नल हैं जिससे हम वार्मथ शो कर सकते हैं अपने सामने वाले पर्सन को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस तो क्या हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग, इतने 1-2 साल से हम सोशल डिस्टेंसिंग का फेज हमने देखा, उसमें क्या है, डिस्टेंस बनाना है, लोगों से दूरी बना के बात करनी है, तो वहां पे अपनी वार्मथ को नहीं शो कर सकते, तो डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। स्टेटस इक्वेशन, स्टेटस
इक्वेशन नहीं होता है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं अपनी सिस्टर से बात करूं तो वहां पे मैं स्टेटस इक्वेशन नहीं मेंटेन करूंगी, वहां पर मैं नॉर्मल पेज में आकर के बात करूंगी, पास बैठकर बात करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को भी सुनेंगे, अपनी प्रॉब्लम को भी बताएंगे। तो वहां पे स्टेटस इक्वेशन नहीं मेंटेन करना होगा, ठीक है, तो ये चीज नहीं आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे नेचुरल आई कांटेक्ट। यस, आप नेचुरल आई कांटेक्ट के थ्रू आप शो करेंगे अपने अफेक्शंस को, अपने वार्मथ को, ठीक है, काइनेस्थेटिक को से भी और इनोसेंट स्माइल से भी। सो सी, डी और ई, सी डी ई ऑप्शन 4 में है, सो 4 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 13th क्वेश्चन। एक्चुअली ये वीडियो का 3rd क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है द लिंक बिटवीन द लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल साइन, यानी कि लैंग्वेज जैसे जो मैं बोल रही हूँ ये हो गया लैंग्वेज, और नॉन वर्बल साइन मतलब जो ये सिंबल्स हैं, जो मैं ये हैंड का मूवमेंट कर रही हूँ, ये क्या है, नॉन वर्बल साइन, इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन का। तो हाँ, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है। अगर जो भी चीज़ पढ़ा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं बोलूँगी कि बड़ा, तो ऐसे मेरा जो ये हाथ का सिंबल हो रहा है ये आपको उस तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, बड़ा, ठीक है, और मैं ऐसे बोलूँ बड़ा, तो क्या होगा कि मैम बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम बड़ा बोल रही हैं कि छोटा बोल रही हैं। तो वो चीज़ समझने वाली बात है कि जो हैंड के मूवमेंट्स हैं और जो वर्ड्स हैं वो पैरेलली जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में, नॉट इवन क्लासरूम कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे रीजन क्या दिया हुआ है, इफ द क्लासरूम सेटिंग ऑफ क्रॉस कल्चर देन मास्टरी ओवर द लैंग्वेज इज एडिक्वेट। अब यहाँ पर बात कर रहा है क्रॉस कल्चर की। क्रॉस कल्चर क्या होता है, क्रॉस कल्चर वो लोग होते हैं, मतलब वो जगह है जहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग बिलोंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंडिया ही देखें, जो हमारी कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर साउथ में देखें तो वहाँ पे अलग तरीके के कल्चर होते हैं, जैसे वहाँ पे खिचड़ी को कुछ अलग बोलते हैं, हमारे साइड कुछ और बोलते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो नेम है और जो भी उनका उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका है, दोज आर ऑल्सो डिफरेंट। तो वहाँ पे क्या है, डिफरेंट कल्चर है। तो ऐसे डिफरेंट कल्चर डिफरेंट नेशंस में, यानी कि दूसरी कंट्री में भी डिफरेंट कल्चर होते हैं। तो उन सभी कल्चर को अगर कंबाइन कर दें तो उसको कहेंगे क्रॉस कल्चर, या 2-4 लोग जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं उसको कंबाइन कर दें तो उसको क्रॉस कल्चर कहेंगे। तो क्रॉस कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट दैट रिकॉग्नाइज दैट पीपल डिफरेंट नेशन से हो सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ठीक है, एंड एथनिटिक्स। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो सारे जो हैं एक जगह पर होते हैं विद ग्लोबलाइजेशन। और जो ये ग्लोबलाइजेशन अब आ गया है उसकी वजह से क्या हो गया है कि क्रॉस कल्चर की एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, ज़्यादा हाईलाइट हो गई है। अब आती है बात, द मल्टी कल्चरल क्लासरूम अलाउ स्टूडेंट फ्रॉम मैनी कल्चर टू शेयर द वास्ट एरिया ऑफ एक्सपीरियंस। अब जो मल्टी कल्चर की क्लासरूम होगी, अगर आपकी क्लासरूम में कुछ NRIs भी पढ़ रहे होंगे, साउथ के लोग भी पढ़ रहे होंगे, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज देखें वहाँ पे डिफरेंट कल्चर से लोग बिलोंग करते हैं, तो वो एक ही टर्म को अलग, एक ही जो शब्द है जो मीनिंग उसका सेम होगा, बट वो अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे, अलग तरीके से उसको समझेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या अलाउ करना चाहिए कि वास्ट एरिया ऑफ एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन, व्यू पॉइंट एंड आइडियाज विद द रेस्ट ऑफ द क्लास। मतलब कि वो सभी अपने अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी एक्सपीरियंस है, वो अपने अपने बता सके, ठीक है। तो क्रॉस कल्चर में कैसा होगा, जिसमें सबका ही इन्वॉल्वमेंट होगा। तो यहाँ पे टीचर को क्या करना होगा, टीचर अर्ज टू ब्रिंग कल्चरली एप्रोप्रिएट
लर्निंग एक्टिविटी एंड कंटेंट इनटू देयर क्लासरूम। तो जो टीचर है वो इस तरीके से कंटेंट को लेकर के आए जहां पर जो डिफरेंट जो कल्चर से लोग हैं वो उस चीज में इन्वॉल्व हो सके, उनको भी इंटरेस्ट आए, वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और वो जहाँ पे सब लोग इन्वॉल्व हो पाए, वो पर्टिकुलर एक जगह से नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे रीजन कहता है द क्लासरूम सेटिंग द क्रॉस कल्चर देन मास्टरी ओवर द लैंग्वेज इज एडिक्वेट। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मास्टरी ओवर द लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर बहुत मास्टरी कर लेने से जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। डिफरेंट अगर होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये रीज़न जो है वो गलत है और जो असर्शन है ये बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो आंसर यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ बैरियर टू रिसेप्शन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। यहाँ पे कह रहा है कि कम्युनिकेशन में जो बैरियर आता है तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में उस बैरियर का सीक्वेंस क्या है, ये बात जानना चाहता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में बैरियर की अगर मैं बात करूं, ऑल साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट हैव इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन। बहुत सारे साइकोलॉजिकल, जैसे अगर क्लास में टीचर है और स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग मतलब काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो वहां पर क्या होता है कि अब फिजिकली तो नहीं है, मतलब फिजिकली तो हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर है, लाइट प्रॉपर है, फैन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, तो ये तो फिजिकल हो गया। अब बात आती है साइकोलॉजिकल की। तो बच्चा तो बैठा है क्लास में, लेकिन वो साइकोलॉजिकली मतलब अपने दिमाग से वो कहीं और है, किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, जो बोल रहे हैं वो इमेजिन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो वहां पे क्या आ गया, साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया। तो साइकोलॉजिकल बैरियर कहाँ पे कैसे कैसे हो सकता है, प्रेजुडाइज, बच्चा पहले से ही प्रेजुडाइज है। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। इंटेंशन हो सकता है, इन अटेंशन नहीं दे रहा है क्लास पे। इमोशंस, उसके कुछ इमोशंस हैं इसकी वजह से। रिड्यूमेंसी एंड डे ड्रीमिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, जहाँ पे साइकोलॉजिकल बैरियर आते हैं। अनसेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, जैसे पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है या खुद का कोई चीज ऐसी है जहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं है। एंजाइटी हो रही है, ये बहुत बड़ा रीजन है, आजकल एंजाइटी बहुत होती है बच्चों को। पुअर फिजिकल हेल्थ, उसकी हेल्थ जो है वो सही नहीं है, इलनेस वगैरह, ये सारी ही चीजें जो है साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आती हैं। ठीक है, तो सम कॉमन बैरियर हैं दैट इफेक्ट द कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन में, जो कि अफेक्ट करते हैं। अब ये जो बैरियर है, अगर इनको एक सीक्वेंस में लगाया जाए तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले बात आती है नीड की। ठीक है, नीड जैसे कि अब वो टॉपिक या वो चीजें, वो सीखना, जो भी टॉपिक है जो पढ़ाया जा रहा है, उसकी कितनी नीड है उस बच्चे को। अगर नीड है, वाकई में उसके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो वो कॉन्शियस होकर सुनेगा, बट नीड ही नहीं है तो वो नहीं सुनेगा। दूसरी बात आती है एंजाइटी। ठीक है, दूसरे को देख करके एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं या अपने खुद से एंजाइटी क्रिएट कर लेते हैं। एंड थर्ड पॉइंट आता है एक्सपेक्टेशन, खुद की कुछ एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, खुद से भी हो सकती है, टीचर से भी कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि वो इस तरह से पढ़ाए या ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है या जो भी कुछ है, तो एक्सपेक्टेशन। एंड द फोर्थ इज एटीट्यूड। ये चीजें हैं जहां पर आपको याद करनी है इसका सीक्वेंस, NAEA। ठीक है, NAEA, नीड सबसे पहले आएगा, नीड के बाद एंजाइटी, एक्सपेक्टेशन एंड देन आएगा लास्ट में एटीट्यूड। तो अब इसको सीक्वेंस में लगाना है, नीड सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा, एंजाइटी आएगी, फिर क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन, और लास्ट में आएगा एटीट्यूड। ठीक है, तो DBCA जो कि आपका ऑप्शन 4 में है, सो 4 इज द आंसर। ठीक है, ये कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर बेटर इनकम फॉर बेटर इकोस्फेयर इन क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन इज। इकोस्फेयर की बात कर रहा है। इकोस्फेयर इन कम्युनिकेशन क्या होगा? देखिए, एक तो हमने इकोसिस्टम, इकोस्फेयर, एक तो हमने वहां पर पढ़ा था पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। अब इकोस्फेयर अगर कम्युनिकेशन में है तो वहां पर क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क इज वेल थॉट आउट कम्युनिकेशन इकोसिस्टम, अ सेट ऑफ टूल, ठीक है, and platform that enable everyone in the network to connect and collaborate। तो इकोस्फेयर क्या है? जहां पर सभी लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक कनेक्शन की बात हो रही है इकोस्फेयर में, डायरेक्टली विद एनीवन एल्स इन दी नेटवर्क। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इमेज के थ्रू समझे तो यहाँ पर लोग जो है कनेक्टेड हैं। लेट्स सपोज इस व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड है, टेलीग्राम के थ्रू कनेक्टेड है, तो एक टूल और एक प्लेटफॉर्म जहां पर हर कोई कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड द इकोस्फेयर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर बेटर इकोस्फेयर, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे कि बेटर कनेक्शन हो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में, ठीक है, क्रॉस कल्चर जहां पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से लोग आए हुए हैं उनमें। तो नॉन कन्फर्मेटरी स्टेट, हैवली लोडेड एसेंट, अवॉइडेंस ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड गेट कीपिंग स्टीरियोटाइप। तो देखिए, एक तो वर्ड है यहाँ पे हैवली लोडेड कंटेंट। जो ये हैवी लोडेड कंटेंट मतलब बहुत ही बड़े बड़े शब्द फेंकना, बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें बातें करना, किसी का समझ ही नहीं आ रहा है। तो जब समझ नहीं आ रहा है तो वहां पर आप कितनी देर स्टे करोगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे कुछ ऐसे लोग हो जहां पे उनकी बातें आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कितने देर स्टे करोगे। कोई प्लेटफॉर्म हो वहां पर आप कितनी देर स्टे करोगे, आप मुश्किल से थोड़ी देर रुकोगे और फिर चले जाओगे। तो हैवी लोडेड कंटेंट से तो क्या होगा, कभी भी कोई कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अवॉइडेंस ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। पर्सनल कॉन्टैक्ट अगर अवॉइड करेंगे तो कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? कनेक्ट होने के लिए तो मतलब आपको कनेक्ट होने के लिए अपनी पर्सनल चीजें, प्रोफेशनल चीजें, मतलब किसी ना किसी चीज, आपकी कुछ चीज होगी जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो पाएंगे ना। आपकी कुछ ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, इस यूनिवर्स के थ्रू भी हम कुछ अपनी पर्सनल चीजों के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है गेट कीपिंग ऑफ स्टीरियोटाइप। अब नेक्स्ट है यहाँ पर गेट कीपिंग ऑफ स्टीरियोटाइप। गेट कीपिंग ऑफ स्टीरियोटाइप का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है वहां पर फिल्टर लगा देना, ठीक है। नॉइज हो सकती है, किसी भी तरीके का इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हो सकते हैं, तो हम वहां पर गेट कीपिंग लगा देंगे जिससे कि चीजें जो है फिल्टर हो जाएं, प्योर चीजें बाहर आए, ठीक है। तो अब अगर जो क्रॉस कल्चर स्टीरियोटाइप है, अगर स्टीरियोटाइप की चीज में हम गेट कीपिंग लगा दें, लेट्स सपोज किसी की थिंकिंग स्टीरियोटाइप है, तो स्टीरियोटाइप में जब हम गेट कीपिंग लगा देंगे तो अब फिल्टर होके चीजें आएंगी, तो वो चीजें आएंगी जो कि क्लियर है, जो कि सही है, जहां पर स्टीरियोटाइप की चीज नहीं है, ठीक है। तो कल्चर स्टीरियोटाइप अगर अगर कल्चर में स्टीरियोटाइप होता है तो वो कैसा होता है, वहां पर लोग क्या एक जैसी थिंकिंग रखने वाले, कहते नहीं बहुत ही स्टीरियोटाइप के लोग हैं, तो बहुत ही एक जैसी थिंकिंग रखने वाले लोग, एक जैसे बिहेव करने वाले लोग एक जगह पे हो जाएं। तो अगर वहां पर गेट कीपिंग हो कि स्टीरियोटाइप के लोग जो हैं वो वहां पर उनकी जो थिंकिंग है वो ना हो, तो उससे क्या होगा कि अब जो चीज आएगी वो क्लियर होगी, ठीक है, वहां पर लोग कनेक्ट हो पाएंगे एक दूसरे से। अगर स्टीरियोटाइप कोई पर्सन है तो उससे कनेक्ट होना मुश्किल है, बट अगर जहां पे स्टीरियोटाइप की थिंकिंग नहीं है, वो फिल्टर हो चुकी है, तो वहां पे लोगों से कनेक्ट होना इजी है, अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गेट कीपिंग ऑफ स्टीरियोटाइप, और जो कि आपका आंसर 4 है, तो 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इन कंस्ट्रक्टिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर। कंस्ट्रक्टिव कॉन्टेक्स्ट में अगर लिसनिंग बिहेवियर अच्छा है तो क्लासरूम कम्युनिकेशन
कैसा होगा, ठीक है। उसमें जैसे लिसनिंग बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो जो स्टूडेंट हैं उनके लिसनिंग बिहेवियर की यहाँ पर बात हो रही होगी। तो क्लासरूम में जो लिसनिंग बिहेवियर है बच्चों का वो कैसा होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन ग्राउंड, फाइंडिंग आउट द एरियाज ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट, सीइंग द रियल इशू, परमिटिंग द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और वेरिड पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमन मैसेज। तो देखिए, जब भी हम कम्युनिकेट करें तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो भी बात हम कह रहे हैं उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकाला जाए। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, उसी चीज को समझा जाए। उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो फिर तो बात कुछ और ही हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। तो ये चीज कभी भी नहीं होगी, ठीक है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होने से कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा, कम्युनिकेशन खराब होगा। नाउ नेक्स्ट जो है पॉइंट यहाँ पर क्या है, वेरीड पर्सपेक्टिव ऑफ कॉमन मैसेज। ये भी वही बात हो गई कि एक जो कॉमन मैसेज है उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं, वेरीड पर्सपेक्टिव है। जैसे कि किसी एक चीज के बारे में क्लास में बताया जा रहा है, पेंडुलम के बारे में बताया जा रहा है और उसके वेरीड पर्सपेक्टिव हो गए, कुछ और ही सोचने बैठ जाए, कुछ और ही मतलब निकाल ले बच्चा, तो ये चीज भी कभी नहीं होगी। वेरीड और डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, ये सब चीजें कम्युनिकेशन को बेहतर नहीं बनाते हैं, कम्युनिकेशन को खराब बनाते हैं। तो लिसनिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए। लिसनिंग एक प्रॉपर, एक अच्छा सुनने वाला, एक अच्छा लिसनर काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो बात कही जाए हर एक चीज को अच्छे तरीके से सुना जाए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन ग्राउंड, जो बात कही जा रही है उसी कॉमन ग्राउंड, जो कॉमन मतलब है उसी को समझो। अगर मैं फूल बोल रही हूँ तो अब डिपेंड करता है कि अगर मैं फ्लावर्स के बारे में बात कर रही हूँ तो मैंने फूल बोला तो फूल ही समझना है, फूल पत्ती समझनी है, ठीक है। वहां पे फूल पुलिस वाला फूल नहीं समझना है, ठीक है। तो कॉमन ग्राउंड है। फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट, जो बात बताई जा रही है उसी के साथ मतलब म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए बच्चों का, म्यूचुअल कंसेंटमेंट कह सकते हैं। सीइंग द रियल इशू, जो भी बात बताई जा रही है उस रियल इशू के बारे में, रिलेशनशिप को समझें। तो ABC ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही क्लियर बता रहे हैं इस बात को। सो फर्स्ट वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ 17th क्वेश्चन, जो कि 7th क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। इसमें स्टेटमेंट 1 है, ये क्या कहता है, डिफरेंसेस इन ओरिएंटेशन, हैबिट एंड इंटरेस्ट विल अफेक्ट द क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। कह रहा है कि ओरिएंटेशन का मतलब आप समझते हैं, जब शुरुआत होती है किसी चीज की तो वहाँ पे ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कई बार रखे जाते हैं कंपनी में, घर में, बहुत जगह होते हैं। तो ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि शुरुआत होना, ठीक है। अब शुरुआत हुई, हैबिट किस तरीके से जो है हैबिचुअल क्लास चल रही है, और इंटरेस्ट, इन तीनों ही चीज में अगर डिफरेंट है, मतलब कि क्लास में लेट्स सपोज है कि जब आप स्कूल ज्वाइन किए तो कॉलेज में जो है इनिशियली ओरिएंटेशन के टाइम पे तो कुछ अच्छे टीचर को रख दिया गया, 2-4 दिन 10 दिन उसने पढ़ाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ओरिएंटेशन वाला फेज कि हाँ मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है, या ये कोचिंग तो बहुत अच्छी है। फिर बात आती है हैबिट। अब हैबिट बदल गई, कुछ और ही पढ़ाने लगे, फीस जमा कर दी तो टीचर बदल गया या टीचर का पढ़ाने का तरीका ही बदल गया, ठीक है। ये हो गया हैबिट। या स्टार्टिंग में उसने ऐसे टॉपिक लिए जो उसे बहुत अच्छे से आते थे, बाद में उसने खराब टॉपिक पढ़ाने शुरू कर दिए, तो हैबिट। फिर आती बात इंटरेस्ट की, अब उस टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इससे क्या होगा, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं तो ये क्या है, ये डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस इन द ओरिएंटेशन, हैबिट, इंटरेस्ट। ये सारी ही चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस को। कहते हैं जब पहली बार किसी से मिलो तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे उसकी हैबिट का पता चलता है, तब पता चलता है कि अच्छा ये इंसान कैसा है। तो इसी बात को कह रहा है कि इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। स्टेटमेंट 2 ये बात क्या कहता है, कहता है कि एज डिफरेंसेस डू नॉट मैटर व्हेन कंसीडर द सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक नॉइज क्या है ये समझ लें।
सिमेंटिक नॉइज का मतलब जहां पर अंडरस्टैंडिंग में कुछ नॉइज आ रहा है वो सिमेंटिक नॉइज है। जैसे स्पेशल जॉर्गन्स यूज करना, यूनिक वर्ड यूज करना, फ्रेज यूज करना, फॉरेन लैंग्वेज यूज करना, इंफोजियम और मिस प्रोनाउंसिएशन, ये सारी ही चीजें क्या है, सिमेंटिक नॉइज है। वैसे इसे मिस प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं। तो वो चीजें जहां पर समझने में दिक्कत आ रही है, दैट इज दी सिमेंटिक नॉइज। अब ये कहता है कि जो एज का डिफरेंस है वो सिमेंटिक नॉइज में मैटर नहीं करता। तो ये बात गलत है। सिमेंटिक नॉइज में एज का डिफरेंस मैटर करता है। किसी के लिए प्रोनाउंसिएशन में, अब आप देखो ना कि अगर बहुत ओल्ड एज के इंसान अलग तरीके से बोलेंगे, कोई अलग तरीके से बोलेगा, तो आपको लगेगा कि अनोइंग सा लगेगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, अरे इस वर्ड को ऐसे नहीं बोला जाएगा। ठीक है, जैसे शब्द को ना बहुत लोग बहुत तरीके से बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग रोल को मैंने कई बार सुना है कि लोग स्प्रिंग रोल भी बोलते हैं। तो मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे बड़ा अनोइंग सा लगा था कि ये स्प्रिंग रोल क्या होता है, भाई स्प्रिंग रोल होता है, स्प्रिंग रोल बोलो। तो वो चीज है कि लोग एक वर्ड्स को गलत तरीके से बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सिमेंटिक नॉइज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एज डिफरेंस जो है वो मैटर करता है। सो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। सो इसके लिए आंसर थर्ड वाला होगा, क्योंकि फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। सो वी गो विद द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नाउ एज क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है बैरियर इन द कम्युनिकेशन और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन में बैरियर मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि जब भी बातचीत कर रहे हो तो उसके बीच में जब भी कोई इंटरफेरेंस आ जाए, कोई बाहर से नॉइज आ जाए, तो वो क्या है, वो बैरियर है। ठीक है, जो भी बात हम कह रहे हैं वो उस तक, जो सुनने वाला है, जो रिसीवर है, वहां तक सही सही ना पहुंचे, तो वो बैरियर है। अब वो बैरियर कैसा हो सकता है, चैनल नॉइज, सिमेंटिक नॉइज, साइकोलॉजिकल नॉइज और एंट्रोपी। ये एंट्रोपी पहली बार वर्ड आया है, पहले इसको समझ लेते हैं कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ, द डेटा इन कम्युनिकेशन, द टर्म एंट्रोपी रिफर टू द रिलेटिव डिग्री ऑफ रैंडमनेस। द हाइयर द एंट्रोपी मोर फ्रीक्वेंट आर सिग्नल, जो सिग्नल है उसमें जो है एरर आता है। एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉइज एंड बैंडविड्थ। जैसे अगर यहाँ पर देखें तो मैसेज इस तरह था, बट ड्यू टू एंट्रोपी मैसेज इस तरह हो गया। ठीक है, तो ये है एंट्रोपी। अब यहाँ पर कई सारे नॉइज हैं, इसको समझ लेते हैं, एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिए। फिजिकल नॉइज तो बताया आपको कि अगर बाहर से बहुत शोर हो रहा है, टेम्परेचर में प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे देखिए लाउड म्यूजिक, बार्किंग डॉग, इस तरह की चीजें हैं, तो आपका फिजिकल नॉइज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल जो कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं रिजल्ट के बारे में, ठीक है, जॉब करने गए सोच रहे हैं सैलरी के बारे में, सोच रहे हैं कि परमानेंट जॉब होगी कि नहीं होगी, तो ये क्या है, वरीड अबाउट दी मनी, क्रशिंग डीलिंग, ये सारी चीजें जो आपकी हैं इस साइकोलॉजिकल नॉइज में आती हैं। बहुत हार्ड शेड्यूल है दिन का, वो भी आपकी साइकोलॉजिकल नॉइज का हिस्सा होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नॉइज। ठीक है, एक थी फिजिकल नॉइज, दूसरी है साइकोलॉजिकल नॉइज और तीसरी है फिजियोलॉजिकल नॉइज। फिजियोलॉजिकल में आती है फीलिंग्स, इलनेस। ठीक है, तो फीलिंग्स आएगी यहाँ पे, हेडेक वगैरह होना है, स्टमक में पेन हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी फिजियोलॉजिकल नॉइज में आएंगी। जहां पे आप बॉडी की फिजिक नहीं सही है तो वो फिजियोलॉजिकल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सिमेंटिक नॉइज। सिमेंटिक मतलब जो बोला उस वर्ड के समझने में दिक्कत आ गई। जैसे जीन्स और जीन्स वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, एक तो जीन्स का मतलब गुणसूत्र होता है जहां पे हमें डीएनए आरएनए ये सब होते हैं। अब उस चीज के बारे में किसी को पता ही ना हो, उसने कभी सुना ही ना हो डीएनए आरएनए जीन्स वगैरह क्या होते हैं, तो वो जब भी कोई जीन्स बोलेगा तो वो तो जीन्स समझेगा, वो जो कपड़ा जो पहनते हैं जीन्स, उस जीन्स के बारे में समझेगा।
तो ये क्या है, ये सिमेंटिक नॉइज है। जहां पर मीनिंग में प्रॉब्लम आती है वो होता है सिमेंटिक नॉइज। तो अब यहाँ पर क्या है, चैनल नॉइज आप समझ सकते हैं जो फिजिकल होगा, सिमेंटिक जहां पर मीनिंग में डिफरेंसेस आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल जो जैसे कि जब आप बैठे हो और किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, मनी के बारे में सोच रहे हो, जॉब परमानेंट होगी कि नहीं होगी, ये जो चीजें हैं वो आपकी साइकोलॉजिकली जो अफेक्ट कर रही हैं वो साइकोलॉजिकल नॉइज हो गए। अब है यहाँ पर स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, चीजें कैसी हो गई, डिसऑर्डर हो गई। ऐसे था मैसेज और वो कैसे हो गया, रैंडम, डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, डिफरेंस इन परसेप्शन, परसेप्शन में डिफरेंसेस आ गया, जो बताया गया था वो नहीं, कुछ और ही सोच लिया। लैंग्वेज डिसऑर्डर, और लास्ट में यहाँ पे इंटरफेरेंस विद द मीडियम। तो मीडियम के थ्रू जब इंटरफेरेंस आ रहा है यानी कि फिजिकल नॉइज आ सकती है, तो ये कैसा हो गया, चैनल में नॉइज आ गई। A इज रिलेटेड टू 4, तो A यहाँ पर आपका 4 से रिलेट करता है सेकेंड वाले ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कि डी एंट्रोपी। एंट्रोपी में क्या बताया था आपको कि चीजें डिसऑर्डर हो जाती हैं, तो ये आपका 1 से रिलेट कर गया, D इज रिलेटेड टू 1 हो गया। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज मतलब साइकोलॉजिकली आप कहीं और थे, डिफरेंट इन परसेप्शन, कुछ और ही सोच लिया, डिफरेंट इन परसेप्शन। एंड सिमेंटिक नॉइज जहां पर लैंग्वेज में डिफरेंसेस आ रहा है, जैसे जीन्स और जीन्स बताया, ठीक है, तो लैंग्वेज में डिफरेंसेस आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिमेंटिक नॉइज। ठीक है, ये बात याद कर लीजिए या समझ लीजिए, जैसे भी ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में बार बार पूछता है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, इसमें कहता है द आर्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन इज मच मोर सिंपल देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये स्टेटमेंट कहता है कि मास कम्युनिकेशन ज्यादा आसान है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। अच्छा आप ही बताओ, आप में से कितने लोग जो है वो मास कम्युनिकेशन करते होंगे और कितने लोग हैं जो कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते होंगे। फेस टू फेस कम्युनिकेशन तो हर कोई करता है, हम जब से पैदा होते हैं, जब बच्चे होते हैं तब भी हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इजी है। मास कम्युनिकेशन टीवी मीडिया पे आना, यूट्यूब पे आना और जो भी मतलब कुछ भी अगर आप देखो तो मास कम्युनिकेशन इजी नहीं है। वहां पर आपकी एक प्रॉपर वेल ड्रेसअप होनी चाहिए, जो बोलना है प्रॉपर वर्ड्स होनी चाहिए और बहुत ही स्पेसिफिक चीजों से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट होता है। तो मास कम्युनिकेशन तो डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको अलग से स्किल सीखनी पड़ती है। सो मास कम्युनिकेशन इज टोटली डिफरेंट फेस टू फेस कम्युनिकेशन, और मास कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें क्या कहता है, ईच ऑफ अस यूज 3S। हम लोग 3S यूज करते हैं, क्या, साइट, साउंड, स्मेल, ओके, एंड 2T और 2T यूज करते हैं, टच एंड टेस्ट, व्हेन वी कम्युनिकेट विथ अदर, जब हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो हाँ ये बात ठीक है, जब भी हम दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम उसको देखते भी हैं, वहाँ पे जो भी साउंड होता है वो भी ऑब्जर्व करते हैं, स्मेल भी, टच भी, टेस्ट भी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है बट फर्स्ट वाला रॉन्ग है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो कि आपका ऑप्शन 4th में दिया गया है। सो 4th इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में कहता है कि एजेंडा बिल्डिंग इज अ कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच मीडिया, गवर्नमेंट एंड सिटीजनरी रेसिप्रोकली इन्फ्लुएंस वन अनदर। तो एजेंडा, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले समझ लेते हैं कि एजेंडा क्या होता है। एजेंडा का मतलब क्या हुआ, किसी भी कोई अगर कोई मीटिंग है तो वहां पर क्या होता है, हम पहले से बताते हैं
कि इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मैं आज भी कोई क्लास स्टार्ट करती हूँ कुछ भी, तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताती हूँ कि हम ये बात करने वाले हैं, इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर उसको बड़े पैटर्न पे देखें कि वो गवर्नमेंट अगर बताती है कुछ, तो वो क्या कहते हैं, वो एजेंडा होता है उनका, ठीक है, कि वो किस मेन मुद्दे पे बात करेंगे, वो होता है एजेंडा। तो एजेंडा इज द लिस्ट और आउटलाइन ऑफ थिंग्स ऑफ बीन कंसीडर और डन एजेंडा ऑफ फैकल्टी मीटिंग एंड अंडरलाइन इज ऑफन आइडियोलॉजिकल प्लान और प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल एजेंडा। तो एजेंडा मतलब कि जिस पर्टिकुलर मेन टॉपिक पे बात होने वाली है उसे एजेंडा कहते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे कि एजेंडा बिल्डिंग इज कलेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस इन विच मीडिया, गवर्नमेंट एंड सिटीजन जो है वो रेसिप्रोकली इन्फ्लुएंस होते हैं वन अनदर। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। हर कोई यहाँ पर जो भी टॉपिक होगा, आप किसी भी मूवी को कुछ भी देखने जाते हो तो आप उसका पहले ट्रेलर वगैरह देख लो, तो आपको पता चल जाता है कि इन सभी चीजों से रिलेटेड बात होने वाली है इस मूवी में या इस चीज से। तो तब आप उसमें इन्वॉल्व होते हो, तब आप उससे इन्फ्लुएंस होते हो और उसमें इन्वॉल्व होते हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। रीजन क्या देता है कि एजेंडा बिल्डिंग यानी एजेंडा जो बनाना होता है, प्रिज्यूम कॉग्निटिव अफेक्ट एंड इनएक्टिव ऑडियंस विद लेस सोशल लेवल इफेक्ट। अगर हम एजेंडा बनाते हैं तो उससे क्या होगा, जो ऑडियंस है वो लेस एक्टिव हो जाएगी और लेस सोसाइटल लेवल इफेक्ट्स होगा। नहीं, ये बात गलत है। रीजन तो बिल्कुल गलत है कि कह रहा है अगर एजेंडा बनाएंगे तो हम चीजें प्रिसाइज करेंगे, हमारे पास जो ऑडियंस आएगी वो उसी चीज से रिलेटेड आएगी और एक्टिव ऑडियंस आएगी, ना कि लेस एक्टिव ऑडियंस आएगी। तो ये ऑप्शन, ये वाला जो रीजन है ये गलत है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड में देता है, सो थर्ड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आ गए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जैसा भी लगा हो आप वीडियो में कमेंट करके आप मुझे बताइए। और आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर मैं आपको डेली जो है क्विजेस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाएगा, जिससे कि आप प्रॉपर अच्छे से रिविजन कर पाएंगे कम टाइम में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।